अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम वर्क एंड एनर्जी के बारे में एमसीक्यूज़ करेंगे एफएससी के इंटरमीडिएट लेवल के। तो पास पेपर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो डिफरेंट पंजाब बोर्ड्स के उनमें से करते हैं और इस लेक्चर में हम लाहौर और गुजरांवाला बोर्ड के एमसीक्यूज़ करेंगे। पहला एमसीक्यूज़ है, पावर कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ। पावर किसका प्रोडक्ट है? तो पावर है, हम जानते हैं पावर इज़ वर्क पर यूनिट टाइम। तो इंस्टेंटेनियस पावर है वर्क ओवर यूनिट टाइम एंड डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी टाइम इंटरवल बहुत कम होगा तो इसे इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। अब इसको आगे लेके चलते हैं। वर्क जो है वो होता है डॉट प्रोडक्ट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये जो वर्क है डेल्टा डब्ल्यू, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट होगा तो एक स्केलर क्वांटिटी वर्क बनेगी। इधर से देखें कि ये जो है ना डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, डेल्टा डी है डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी है टाइम। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो इतनी क्वांटिटी है उसे वेलोसिटी कहते हैं। तो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाए तो ये वेलोसिटी के बराबर होती है। लिहाजा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो और डेल्टा डी ओवर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी की जगह हम वेलोसिटी लिख देंगे। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो होती है वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी लिख दी। लिहाजा इंस्टेंटेनियस जो पावर निकली उसका फार्मूला है, ये प्रोडक्ट है फोर्स का और वेलोसिटी का। तो जो एमसीक्यूज था कि पावर जो है किसका प्रोडक्ट है, फोर्स का और वेलोसिटी का, और इनका डॉट प्रोडक्ट है। और पावर बजाते खुद एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये बनी किससे है, वर्क ओवर टाइम से। वर्क भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है। दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हैं फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दो वेक्टर क्वांटिटी का जब स्केलर प्रोडक्ट होगा या डॉट प्रोडक्ट होगा तो एक स्केलर क्वांटिटी बनती है जिसे पावर कहेंगे। एक और एमसीक्यूज है कि ये जो फोर्स और वेलोसिटी का कौन सा प्रोडक्ट होता है तो पावर बनती है। तो एमसीक्यूज में ऑप्शन होगी स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इस तरह ऑप्शन होंगी। तो वो है स्केलर प्रोडक्ट। फोर्स और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट होगा या डॉट प्रोडक्ट होगा तो फिर पावर बनेगी। ये पावर का एमसीक्यूज है। दूसरा किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ। ये किसका यूनिट है? किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट। इंटेंसिटी हम जानते हैं, इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया और पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम। पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क जो है, वर्क के बारे में जानते हैं जूल। वर्क पर यूनिट टाइम को इधर देख लेते हैं। वर्क पर यूनिट टाइम होता है, पावर है वर्क पर यूनिट टाइम, जैसे हम देख सकें इसका यूनिट है जूल पर सेकंड, इसे वाट कहते हैं, वाट। तो इधर वाट लिख दें। तो इंटेंसिटी है पावर पर यूनिट एरिया, पावर है वाट क्योंकि पावर है वह जूल पर सेकंड जिसे वाट कहते हैं। पावर का यूनिट वाट है, एरिया कैसे यूनिट मीटर स्क्वायर है तो बन जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। इधर जो एमसीक्यूज था वो है किलो वाट पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है। तो वाट पर मीटर स्क्वायर जो है ये वाला, वाट को डब्ल्यू भी लिख दें या इस तरह लिख दें। मैंने WATT भी लिखा हुआ है या खाली डब्ल्यू लिख दें तो इसका मतलब ये वाट ही है यूनिट में। तो ये वाट पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट है, ये डब्ल्यू वर्क वाला नहीं है, डब्ल्यू वाट वाला है। तो वाट पर मीटर स्क्वायर यूनिट है इंटेंसिटी का। किलो साथ प्रीफिक्स है, ये किसी के साथ भी लग सकता है, इसके साथ मेगा भी लग सकता था, मेगा भी लग सकता है, दूसरे प्रीफिक्स भी लग सकते हैं। तो प्रीफिक्स लगने से यूनिट चेंज नहीं होता। तो यूनिट ओवरऑल था वाट पर मीटर स्क्वायर जो कि इंटेंसिटी का यूनिट है। पावर वाट यूनिट है, डब्ल्यू यूनिट है, डब्ल्यू जो है ये वाट के लिए, तो वाट पर मीटर स्क्वायर यानी पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया, और किलो जो है साथ प्रीफिक्स है। तो एमसीक्यू का आंसर है किलो वाट पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, ये इंटेंसिटी है। अब ये सोल्व करने वाला एमसीक्यूज है। अ स्टोन इज थ्रोन अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये सरफेस ऑफ अर्थ समझें, ये रेड कलर की जो मैंने बनाई हुई है, इससे स्टोन को ऊपर फेंका गया। ये ग्रीन कलर का मैंने स्टोन बनाया हुआ, इसको ऊपर फेंका गया। व्हेन इट रीचेस एट मैक्सिमम हाइट, तो ये मैक्सिमम हाइट h तक ऊपर जाता है जैसे कि इस तस्वीर में दिखा दिया गया है। इधर ये पहुंच जाता है, इसकी मैक्सिमम हाइट है। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इधर इसकी हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो ये काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम की तरह है। इक्वेशन मोशन जहाँ पर हमने यूज़ की थी उससे भी इसे देख सकते हैं, या एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करके भी कर सकते हैं। इधर जब आपने इस बॉल को ऊपर फेंका था अर्थ की सरफेस से तो कुछ ना कुछ इसे वेलोसिटी दी थी v। इसकी इनिशियल वेलोसिटी v आई कुछ ना कुछ थी, लेट से हम उसे v कहते हैं।
जब ये ऊपर चले जाएगा इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे, ये जो वर्ड है मैक्सिमम वाला, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ भी है, लेट से उसे वी कहते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है, फाइनल ज़ीरो है। अब इनिशियल जो लेवल है, इनिशियल पॉइंट है, वो अर्थ की सरफेस है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2mv²। तो इनिशियल जो था ग्राउंड्स पे था, जब ये ग्राउंड अर्थ की सरफेस पे था, तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी थी, तो मास भी था, तो ये कोई ना कोई वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी की। लिहाजा अर्थ की सरफेस के करीब उसकी कोई ना कोई वैल्यू थी जब आपने उसे फेंका था ऊपर। लेकिन अर्थ की सरफेस से हाइट ज़ीरो थी, क्योंकि हाइट हमने अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ ली है। अर्थ की सरफेस पे इसकी हाइट ज़ीरो थी, हाइट h ज़ीरो होने से पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। हमने लिख दिया कि अर्थ की सरफेस के ऊपर काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो नहीं है, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। अब उसे मैक्सिमम हाइट पे एनालाइज करते हैं। मैक्सिमम हाइट पे बॉल है, वो रुकती है, उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है। जब स्पीड ज़ीरो होगी, v ज़ीरो है, v का स्केयर भी ज़ीरो है, सारी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पे कुछ ना कुछ हाइट h होगी, मास भी है, ग्रेविटी की g भी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम हाइट पे कुछ ना कुछ जो है पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जितनी काइनेटिक एनर्जी थी शुरू में, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई है पोटेंशियल एनर्जी में आहिस्ता आहिस्ता। जैसे बॉल ऊपर जाती गई उसकी स्पीड कम होती गई, स्पीड कम होगी, ये स्केयर की वैल्यू भी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। एज अ बॉल जैसे जैसे ऊपर गई वो आस्था होती गई, मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती गई। लेकिन जैसे ही ये ऊपर गई इसकी हाइट h बढ़ती गई, हाइट h बढ़ने से वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती गई। हम कह सकते हैं जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, होती जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। मैक्सिमम हाइट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल ज़ीरो हो जाएगी, और सारी की सारी एनर्जी जो शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी ग्राउंड लेवल पे, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। उसने ये हमसे पूछा था, हमने इसे एनालाइज कर दिया। तो MCQ जो था वो है मैक्सिमम हाइट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, तो हम आंसर लिखेंगे ज़ीरो, तो हमने एनालाइज कर लिया। नेक्स्ट MCQs है, फोर्थ MCQs, द फोर्स विच कैन डू नो वर्क ऑन द बॉडी ऑन विच इट एक्स इस। कह रहा वो कौन सी फोर्स है जो किसी बॉडी पे लगे लेकिन कोई वर्क नहीं करती। तो हम इसे देखते हैं, फॉर एग्जांपल एक सर्कल में कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई स्टोन मूव कर रहा है और वो बंधा हुआ है, सेंटर में आपकी उंगली है ये वाली इधर, या सेंटर में कोई भी सोर्स है जो कि इस जिसके साथ ये धागा बंधा हुआ है। आप इसे अपनी उंगली भी कंसिडर कर सकते हैं, अपना हाथ भी कंसिडर कर सकते हैं। जिसके साथ ये धागा है, हाथ पे आपने धागा पकड़ा हुआ है, धागे के दूसरे सिरे पे स्टोन है कोई भी, और आप इसे घुमा रहे हैं, इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। तो एक डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल किसी एक डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी मैंने शो कर दी है, बाकी हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी आप जानते हैं अलोंग द टेंजेंट होगी। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट की इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी आप जानते हैं अलोंग द टेंजेंट इस तरफ होगी। हर एक डायरेक्शन पे आप टेंजेंट बना के निकाल सकते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ हो रही है, फोर्स जो है वो इस तरफ है। ये फोर्स कौन सी है? ये फोर्स जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और इसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगी। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई चीज़ मूव करती है तो एक्सेलेरेशन टुवर्ड द सेंटर होती है, और जहाँ जिस तरफ एक्सेलेरेशन होती है न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F = m में फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगनी है जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी। लेकिन बॉडी के जो मोशन है, फॉर एग्जांपल कुछ देर के लिए इधर है, थोड़ी देर बाद इधर हो जाएगी, तो लिटिल बिट जो इसकी थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अगर हम छोटी सी डिस्प्लेसमेंट लें, डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ है उसी तरफ इसकी वेलोसिटी है, तो फोर्स तो इस तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 है, जिसको इस तरह मैंने शो किया हुआ है, क्योंकि ये जो एरो है, इस एरो में जो मैंने ब्लू कलर का बनाया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट के को भी शो कर रहा है और ये वेलोसिटी को भी शो कर रहा है इस एरो में, और ग्रीन कलर के फोर्स के एरो में 90 का एंगल है। वर्क का फार्मूला FD cos थीटा cos 90 आएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 है। cos 90 जीरो होता है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ये सबको ज़ीरो कर देगा, सारी इस टर्म को, तो वर्क आ जाएगा ज़ीरो। तो कौन सी फोर्स है जब किसी बॉडी पे लगे तो बॉडी मूव तो करे लेकिन वर्क ज़ीरो हो? वो है एक जो हमारे पास ऑप्शन है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम इधर लिखते हैं कि आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स FC, ये आंसर है।
5 MCQs है ये इसका वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का। वो है द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट क्या है। ये इफेक्ट बेस्ड MCQs है, ये आपकी बुक में लिखी हुई है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सूरज से जो आ रही है वो आपको एनर्जी पर यूनिट सेकंड, एनर्जी पर यूनिट सेकंड को कहते हैं वाट, जूल पर सेकंड। 1 जूल पर सेकंड क्या है, वाट। एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है वर्क पर यूनिट टाइम, या एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होती है, वो पावर का यूनिट होता है वाट। इसका मतलब है हर एक सेकंड में, ये वाट है, इसका मतलब है हर एक सेकंड में जो है, यहाँ समझ लें पर यूनिट एरिया, ज़मीन के पर यूनिट एरिया को जो पावर मिल रही है सूरज की वजह से बिकॉज ऑफ सोलर एनर्जी, वो है 1.4 किलोवाट। ज़मीन के हर एक यूनिट एरिया को, फॉर एग्जांपल ज़मीन काफ़ी बड़ी है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, तो हर एक हर टुकड़ा जो होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए। तो हर मीटर स्क्वायर पर जो सूरज की वजह से एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो एनर्जी पर यूनिट टाइम हो जाएगा, वो हो जाएगी पावर। तो हर एक यूनिट एरिया के लिए जो पावर आ रही है सूरज से बिकॉज ऑफ सोलर एनर्जी, वो है 1.4 किलो वाट, इतनी पावर आ रही है। अच्छा, एनर्जी डिलीवर पर सेकंड जो है वो पावर होती है जिसका यूनिट वाट है। पर यूनिट एरिया मींस एनर्जी डिलीवर पर सेकंड पर यूनिट एरिया, हम इसे कह देंगे एनर्जी डिलीवर पर सेकंड पर यूनिट एरिया, या कह दें पावर पर यूनिट एरिया, क्योंकि एनर्जी डिलीवर पर सेकंड को पावर भी कहते हैं। तो पावर पर यूनिट एरिया आउटसाइड एटमॉस्फेयर जो है, फिर इसके बाद ये है, इसकी वैल्यू ये है, रिड्यूसेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये रिफ्लेक्शन हो जाती है कुछ, और एटमॉस्फेयर में कुछ स्कैटरिंग हो जाती है, कुछ एब्जॉर्प्शन होती है, उसकी वजह से कम हो जाती है इसकी वैल्यू, वरना बाकी वैल्यू इसकी ये है। ये एक फैक्ट बेस्ड MCQ था, इसमें कोई सोल्यूशन वाली बात नहीं थी, आप इसे बुक से पढ़ सकते हैं। मज़ीद सोल्व करने वाला MCQ जो है वो नीचे है। इसको ये जो है सोलर एनर्जी का जो टॉपिक है चैप्टर 5 में, उसमें ये वैल्यू लिखी हुई है सोलर कांस्टेंट की। इस MCQ को देखें। अ बॉडी ऑफ मास 1.0 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बॉडी का मास है, ड्रॉप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है, उसका नाम मैंने बिल्डिंग या टावर लिख दिया है ब्लैक कलर का। इसके टॉप से कोई ना कोई बॉडी जिसका मास 1 किलोग्राम है वो नीचे ड्रॉप होगी। लफ्ज़ ड्रॉप जब आ जाए उसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि ड्रॉप किया, नीचे किसी वेलोसिटी से फेंका नहीं है, जस्ट उसे रिलीज़ किया है, तो ड्रॉप किया उसे। आगे पढ़ते हैं। टावर की हाइट जो है वो 50 किलोमीटर है। ये मैंने इतना टावर बनाया ब्लैक कलर का, और इधर हाइट मैंने लिख दी, इसकी हाइट h जो है, हाइट h कह लें या s कह लें, जो भी फासला है वो 50 किलोमीटर है, मैंने शो कर दी। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी 10 मीटर बिलो द टॉप। टोटल जो है हाइट जो बिल्डिंग की है वो है 50 मीटर। चलो छोटा सा इसका हिस्सा होगा, इधर करके वो 10 मीटर हो जाएगा। तो शुरू में बिल्डिंग के टॉप पे इसकी वेलोसिटी जो थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि ड्रॉप किया था। 10 मीटर फ़र्ज़ करते हैं सिर्फ इतना सा फासला है, उधर उसकी हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए स्पीड निकाल लेंगे, तो स्पीड होती है vf कह लें, तो vf निकालनी है हमने। पहले vf निकाल लेंगे 10 मीटर बिलो, फिर ही काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने देखी होगी, ये थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2s = vf² - vi²। टू कॉन्स्टेंट है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए की वैल्यू जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम पॉजिटिव लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है इस बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम ने, 1 किलोग्राम के मास ने जो नीचे की जानिब फासला तय करना है वो जो है वो ऐसा, वो 10 मीटर है, वो 10 मीटर ले लिया। वी एफ है फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर बिलो द टॉप। टावर की जो बुलंदी जो टॉप है उससे 10 मीटर बिलो जो है वो फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, और टावर के टॉप पे जो वेलोसिटी वी आई है। फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी, इसे वैसे ही वी एफ लिख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है क्योंकि सिर्फ जस्ट ड्रॉप किया है। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 है, वी एफ स्क्वायर आ गया। दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट लेंगे या अंडर रूट लेंगे, तो एक तरफ अंडर रूट ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, दूसरी तरफ 196 का जो आप होगा स्क्वायर रूट वो होगा 14। तो जस्ट 196 का आपने अंडर रूट या स्क्वायर रूट लेना तो 14 आ जाएगा। लिहाजा 10 मीटर बिलो जो बिल्डिंग के नीचे, बिल्डिंग के टॉप से 10 मीटर नीचे अगर जाएंगे तो बॉल की वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड हो चुकी होगी। शुरू में इसकी वेलोसिटी 0 थी। इसका मतलब ये है कि आस्ते आस्ते इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है जैसे जैसे बिल्डिंग से नीचे आ रही है। अब बिल्डिंग के टॉप से 10 मीटर नीचे आके हमने इसकी वेलोसिटी निकाल ली। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड होता है, मीन स्पीड भी यही है।
स्पीड निकाल दी, अब फार्मूले में पुट करते हैं काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में, वो पुट किया तो 1/2 mv², 1/2 मास है 1 किलोग्राम और स्पीड जो है 14 मीटर पर सेकंड, इसका स्केल ले लिया तो 98 जूल आ गया। तो जो MCQ था कि बिल्डिंग की टॉप से 10 मीटर नीचे कितनी काइनेटिक एनर्जी की, वो हमने निकाल ली। 7 MCQs है। वर्क हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ, कह रहा है वर्क की डायमेंशन सेम है जैसे कि इनमें से किसी एक की डायमेंशन है। हमने वर्क की डायमेंशन भी निकालनी पहले, फिर इन सब की निकालेंगे, फिर देखेंगे वर्क की डायमेंशन किसके साथ मैच करेगी। तो ये तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। पहले वर्क की डायमेंशन निकालते हैं, वर्क है इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। आगे FD cos थीटा होता है, cos थीटा की कोई डायमेंशन नहीं इसलिए मैंने उसे नहीं लिखा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायमेंशन है MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन है L, तो बन जाएगा ML²T-2। ऐसा यूनिट जो होता है वर्क का वो जूल होता है, 1 जूल होता है 1 न्यूटन मीटर के। ये सेपरेट MCQs है। तो हमने वर्क की जो है डायमेंशन निकाल ली। अब टॉर्क की निकालते हैं, इन 4 ऑप्शन की निकालेंगे डायमेंशन, फिर देखेंगे वर्क की डायमेंशन किससे मैच की है। टॉर्क की डायमेंशन है, टॉर्क इज इक्वल टू RF, R इज, तो R जो है लेंथ है, रेडियस है, तो R लेंथ है, मोमेंट आर्म के लिए यूज़ होता है ये, रेडियस के लिए नहीं, सॉरी मोमेंट आर्म के लिए, लेकिन मोमेंट आर्म भी लेंथ ही होती है, उसकी जो डायमेंशन L ही है। फोर्स की जो डायमेंशन है वो MLT-2 है जैसे कि इधर यूज़ की है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ML² आ जाएगा T-2। तो जो टॉर्क की डायमेंशन आई है वो वही आई है जैसे कि वर्क की आई है, तो इसका मतलब टॉर्क की डायमेंशन वर्क की डायमेंशन के बराबर है, ये सेम है। तो आंसर तो आ गया, लेकिन दूसरी ऑप्शन भी देखते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो पावर आएगी, मींस वर्क की डायमेंशन को पावर की डायमेंशन से, टाइम की डायमेंशन से डिवाइड करना है, तो ये सेम तो आ ही नहीं सकती। वर्क की जो डायमेंशन होगी उसको जब आप टाइम की डायमेंशन से डिवाइड करेंगे T से, तो सेम तो आ ही नहीं सकती। इसका मतलब इसे मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे आप कर भी सकते हैं। वर्क की डायमेंशन ये थी ML²T-2, और नीचे अगर इसे T से मज़ीद डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ML²T-3, क्योंकि नीचे T है प्लस ऊपर जाके माइनस T हो जाएगा, तो हो जाएगा ML²T-3, और जो कि वर्क के बराबर नहीं है। मोमेंटम की निकालते, मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। मास की डायमेंशन M है, वेलोसिटी की LT-1 है, MLT-1, ये वर्क के बराबर नहीं है, तो ये भी आउट ऑफ ऑप्शन होगी, ये भी ठीक नहीं है। फोर्स की डायमेंशन है MLT-2, तो फोर्स वर्क बजाते खुद फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से बना है, फोर्स की डायमेंशन वर्क की डायमेंशन के बराबर नहीं हो सकती, ना ही है। लिहाजा फोर्स और मोमेंटम और पावर, इन तीनों की डायमेंशन वर्क की डायमेंशन के बराबर नहीं है। टॉर्क की डायमेंशन वर्क की डायमेंशन के बराबर, इसलिए मैंने इन दोनों को रेड बॉक्स में कर दिया, इन दोनों की डायमेंशन सेम है। और एक MCQ और है कि वर्क ऐसा यूनिट है जूल, और 1 जूल जो है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। अगर 1 न्यूटन फोर्स किसी बॉडी पे लगे और वो बॉडी 1 मीटर जो ट्रैवल करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जो वर्क होगा 1 जूल होगा। उसके बाद जो है MCQs है, 8th MCQs है, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं? जिसमें वर्क डन जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ना हो। अगर वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ जो है उसे कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। कि डिफरेंट पाथ लें, एक पॉइंट लें, कोई इनिशियल पॉइंट लें, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट इनिशियल, एक फाइनल पॉइंट लें, तो 2 पॉइंट ले लें आप, उन दोनों के दरमियान आपने वर्क करना है डिफरेंट पाथ्स में। अगर वर्क डन जो डिफरेंट पाथ में सेम आए तो उस फोर्स को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। उसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने पॉइंट ये है A, इधर से जाना पॉइंट B पे, तो आपके पास जो पहला रास्ता है उसे पाथ 1 कहता हूँ मैं। इधर से इधर जाएं पहले और इधर से इधर जाएं, ये पाथ 1 है। इधर जब जाएंगे आप तो आपने कोई चीज़ उठा रहे हैं, आपने कोई चीज़ उठाई हुई है, उसका जो वेट है नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रही है, तो इस सारे रास्ते में कोई वर्क नहीं होगा। ऊपर जाएंगे तो वर्क होगा mgh, तो टोटल mgh हो गया वर्क। इधर से दूसरा पाथ है, इधर जाएँ फिर सीधा आ जाएँ इधर आप वर्क होगा mgh, और इस रास्ते ये पाथ 2 है। जब इधर से ऊपर इधर जाएंगे, फॉर एग्जांपल इसे कहता हूँ A, ये B है, इसे C कह लें, इधर D कह लें। A से C में कोई वर्क नहीं था, C से B में mgh था वर्क, तो टोटल mgh वर्क हो गया A से B तक। A से D में वर्क mgh है, और D से जब B में गए तो वेट नीचे की तरफ था जिस चीज़ को आपने उठाया हुआ था, और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ थी, तो वर्क 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 है, तो इधर भी कोई वर्क नहीं होगा DB में, तो टोटल वर्क जो हो गया mgh है। दरमियान में कोई भी पाथ लें,
ऐसा वाला, इसके छोटे छोटे टुकड़े करें और हर टुकड़े में वर्क निकालें, उसको टोटल करें तो आएगा mgh। पाथ 3 में भी mgh आएगा। तो हमने कंक्लूड कर लिया कि ए से बी में डिफरेंट पास में गए, और तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि किसी भी बॉडी पे लगी थी इस बॉक्स पे जिसको आपने इधर से इधर लेके गए थे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स था वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ था, डिफरेंट पाथ में सेम वर्क आया, तो लिहाजा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी कंजर्वेटिव। एमसीक्यूज में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब एक ऐसी फोर्स जिसमें डिफरेंट पाथ में वर्क डिफरेंट होगा। अब इस पिक्चर को देखें जो मैंने पहले बनाई हुई है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को समझाने के लिए पहले कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल दी जो कि बुक में है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी में जब गए तो फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क है वो निकालते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क ए बी पाथ में होगा, ये पाथ 1 है ए से बी जाने का, ये पाथ 2 है। तो पाथ 1 में ए से बी गए जो कि स्ट्रेट लाइन वाला पाथ है, ये जो फासला है ये कम है, ये फासला ज़्यादा है, इधर कम ट्रैवल करना पड़ेगा, इधर ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर सेम सरफेस है, सेम नेचर ऑफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन की फोर्स ज़्यादा हो जाएगी इस लंबे पाथ में, लॉन्गर पाथ में, और इसमें कम होगी जो कि शॉर्टर पाथ है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, लिहाजा हमें ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा वर्क 2 में किसी भी बॉडी को इधर से इधर लेके आने में। अगर किसी भी बॉडी को स्लाइड करते हुए ज़मीन की सरफेस से लेके आ रहे हैं, ये एक बॉक्स है, इसको आपने स्लाइड करना है, घसीटना है एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए, तो इधर कम रास्ता है तो इधर कम होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इधर ज़्यादा होगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो है, इसमें पाथ पर डिपेंड कर रहा है, पाथ 2 में ज़्यादा वर्क है, पाथ 2 में कम है, क्योंकि इधर रास्ता ज़्यादा है, लंबा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है, इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है, तो इधर वर्क जो है पाथ 1 में कम है, पाथ 2 में ज़्यादा है, लिहाजा डिफरेंट पाथ में वर्क डिफरेंट है, इसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स करते हैं, और ये फोर्स थी फ्रिक्शनल फोर्स। 9th एमसीक्यू, सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर बायोमास। बायोमास का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वह सन है। ये एमसीक्यू जो है ये फैक्ट बेस है, इसमें हमने डिफरेंट फैक्ट्स को लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द जो सोर्सेज एनर्जी के वो सन ही हैं। कि बायोमास का सोर्स जो है सन है, एमसीक्यू से बायोमास का सोर्स क्या है वो सन लिख दिया। सोलर एनर्जी का सोर्स भी सन है, फॉसिल फ्यूल्स के जो सोर्स है वो भी सन है, और विंड जो है उस विंड एनर्जी का सोर्स भी सन है, वेव्स का सोर्स भी सन है, और हाइड्रोइलेक्ट्रिक का भी सोर्स है वो सन ही है। टाइडल एनर्जी जो है या टाइड्स की वजह से जो एनर्जी है उसका सोर्स मून है, और जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स जो है अर्थ है। ये एफएससी की बुक के टेबल से ली हैं वैल्यूज़, ये फैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज हैं कि बायोमास का सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, सोलर, फॉसिल फ्यूल, विंड, वेव्स और हाइड्रोइलेक्ट्रिक इन सब का भी सन ही है। मून जो टाइडल एनर्जी या टाइड की वजह से एनर्जी उसका सोर्स मून है, और जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स जो है सन है। अर्थ रिसीव्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम सन, तो ज़्यादातर जो एनर्जी अर्थ को मिलती है वो सन से ही आती है, ये भी फैक्ट बेस्ड था। अब एक फार्मूला बेस्ड एमसीक्यू है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ ए मास 1000 किलोग्राम इज़ 11 किलोमीटर पर सेकेंड। एक जो मास है बॉडी का उसका 1000 किलोग्राम है, उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। इफ़ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल देन इट्स एस्केप वेलोसिटी विल बी, आपने बॉडी का मास डबल करना है और बताना है कि उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी हुई। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला लिख दिया हमने, वो है √2 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ। ये मास उस प्लैनेट का होता है जिस प्लैनेट को आपने एस्केप करना है। तो अगर हमने अर्थ को एस्केप करना तो कैपिटल एम अर्थ का मास होगा, या किसी भी जुपिटर जिसको भी प्लैनेट से बॉडी को उस प्लैनेट से बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकना है, और उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल जो फोर्स को एस्केप करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करना है, वो एरिया जहाँ तक उस बॉडी का इन्फ्लुएंस है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसको एस्केप करना है, तो उसके लिए जो वेलोसिटी चाहिए होगी वो एस्केप वेलोसिटी होगी। तो कोई भी ये जो मास एम है, ये जो मैंने बनाया मास एम, ये कुछ भी हो सकता है, ये अर्थ भी हो सकती है, जुपिटर भी, मास भी, कुछ भी। तो मास ऑफ ये प्लैनेट है जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को आपने लीव करना है। ये आर जो है रेडियस ऑफ प्लैनेट है, ये अर्थ होगा तो अर्थ का रेडियस होगा, जुपिटर होगा तो उसका रेडियस है। तो एस्केप वेलोसिटी हमने इसका फार्मूला देख लिया। एमसीक्यूज में था एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास, किसी भी बॉडी जिसको आपने लीव करना है। फॉर एग्जांपल छोटी सी बॉडी ये है, इसको लीव कराना है, और किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड से लीव कराना है। फॉर एग्जांपल इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इधर तक है, इधर से इस बॉडी को ऊपर निकालना है ताकि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को लीव कर जाए। हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये अर्थ है कि जुपिटर है, ये मैटर नहीं करता। इस बॉडी
जिसको हमने लीव कराना है इसके मास को स्मॉल m से जाहिर करते हैं, और जिस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड को लीव करना है उसका मास होता है कैपिटल M। MCQs में जो मास डबल किया गया है वो मास m है बॉडी का जिसने लीव करना है ग्रेविटेशनल फील्ड को, लेकिन फार्मूले में वो मास है ही नहीं। फार्मूले में जो मास है वो उस प्लैनेट का मास है जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को लीव करना है, उस बॉडी का मास नहीं है जिसने लीव करना। लिहाजा अगर बॉडी के मास को हम डबल कर भी लेंगे तो उससे एस्केप वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, एस्केप वेलोसिटी वही की वही रहेगी। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1000 किलोग्राम इज 11 किलोमीटर पर सेकंड। इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल देन एस्केप वेलोसिटी विल बी, कि अगर ये जो मास m है छोटा सा, ये 1000 किलोग्राम है, अगर इसे 2000 भी कर देंगे तो एस्केप वेलोसिटी सेम ही रहेगी। वो वेलोसिटी जिससे हमने इसे ऊपर की तरफ फेंकना है ताकि ये इस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड को लीव कर सके, एस्केप कर सके, वो डिपेंड नहीं करती इस बॉडी का मास कितना है, चाहे इसका 1000 किलोग्राम है, 2000 किलोग्राम है या 5000 किलोग्राम है। मास को डबल, ट्रिपल या 5 टाइम करने से एस्केप वेलोसिटी चेंज नहीं होती अकॉर्डिंग टू फार्मूला। एक और जो MCQs था ये हमने सोल्व कर लिया कि वो कह रहा है एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी रिमेन सेम। MCQs में लिख देंगे 11 किलोमीटर सेकंड जो आपने बताई है 1000 किलोग्राम के लिए, डबल के लिए डबल मास करने से भी 11 किलोमीटर पर सेकंड ही रहेगी। और एक और MCQs है ये वाला कि 11 किलोमीटर पर सेकंड जो है ये अर्थ के लिए है। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 टाइम्स 10⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 टाइम 10⁻24 और रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। किलो की जगह उसकी वैल्यू 10⁻³ पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू जो मैंने कही हैं या बुक्स अभी आप देख सकते हैं, इसको पुट करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी अर्थ की आ जाएगी जो कि 11 किलोमीटर पर सेकंड है। तो एक और MCQs आ गया कि ये जो वैल्यू थी 11 किलोमीटर पर सेकंड वो किसकी थी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ थी। MCQs में पूछा जाए एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितनी है तो वो आप ये कर दें, या तो इसे याद कर लें या आप ये एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला याद करके ये इन कांस्टेंट की वैल्यू याद कर लें तो उधर से निकाल सकते हैं। एक और MCQ इसका एस्केप वेलोसिटी का एक और है फार्मूला पूछा जाता है। ये एस्केप वेलोसिटी का हमने फार्मूला लिखा, इसमें फार्मूले में 2 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g और मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट। हम जानते हैं जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है। इधर से r जो है r स्क्वायर है, एक r उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पीछे बाकी एक r रह जाएगा, तो gr इज इक्वल टू gm/r। ये जो gm/r है इधर gm/r इतनी जो वैल्यू है इस gm/r की जगह हम gr पुट कर सकते हैं, स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला और r रेडियस वाला, तो आ जाएगा आंसर आ जाएगा √2gr। तो एस्केप वेलोसिटी का एक और फार्मूला भी है वो ये है। 12 MCQ वर्क डन विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या एंगल होगा कि वर्क जो है मैक्सिमम हो। वर्क का फार्मूला वर्क इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट ये बराबर होता है FD cos थीटा। F है फोर्स का मैग्नीट्यूड, D है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क मैक्सिमम हो, वर्क कब मैक्सिमम होगा जब इस प्रोडक्ट में cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और cos थीटा मैक्सिमम होता है एंगल थीटा 0 पे। अगर थीटा 0 हो तो cos 0 होता है 1, तो एंगल 0 पर जो वर्क मैक्सिमम होगा। एक और तरीके से पूछा जाता है MCQs वो ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर पैरेलल होंगी तो फिर उन दोनों के दरमियान एंगल 0 होगा और फिर वर्क मैक्सिमम होगा। तो ये भी पूछ सकते हैं एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा तो वर्क मैक्सिमम होगा। दूसरे अल्फाज में ये पूछा जाता है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगी तो वर्क मैक्सिमम होगा। एक और MCQ पूछा जाता है वर्क 0 कब होगा, वो पहले कर चुके हैं, जब cos थीटा 90 होगा, cos 90 0 होता है तो वर्क 0 हो जाएगा। और इसी दूसरे MCQs को पूछने का एक और तरीका है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब परपेंडिकुलर होंगी तो परपेंडिकुलर में cos 90 आ जाएगा क्योंकि एंगल थीटा 90 होगा, तो cos 90 0 होता है तो वर्क 0 होगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगी मींस ये दो वेक्टर जो हैं फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एंगल 90 होगा, cos 90 0 है तो वर्क 0 होगा। इससे पहले चैप्टर 2 में वेक्टर्स में हमने ये देख लिया कि जब दो वेक्टर पैरेलल हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, जब परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है उसका। तो वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ही है। बाकी जो है फैक्ट बेस्ड MCQs है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से हैं, कोल है, नेचुरल गैस है, ऑयल है, यूरेनियम है, ऑयल शेल है, टार है। ये सारी टेबल से ली हैं FSC की बुक्स में। उसके बाद एक और MCQ है रीन्यूएबल कौन से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, विंड है, टाइड्स है, जियोथर्मल है, बायोमास है और सनलाइट है। एथेनॉल मैथेनॉल से जो एनर्जी हासिल की जाती है वो रीन्यूएबल एनर्जी, उसे हम कंसिडर करेंगे
अगर जो है एथेनॉल और मेथेनॉल को हमने बायोमास से अचीव किया है, एथेनॉल और मेथेनॉल को अगर बायोमास से बनाया है और बायोमास से एनर्जी जो होती है वो रीन्यूएबल होती है, इस तरह फिर एथेनॉल और मेथेनॉल से बनाई गई एनर्जी भी रीन्यूएबल कंसिडर की जाएगी। लास्ट वाला एमसीक्यू फैक्ट बेस्ड था। तो इस वीडियो में ऑलमोस्ट 30 मिनट की वीडियोस में हमने जो वर्क और एनर्जी के एमसीक्यूज जो किए हैं सोल्व, ये लाहौर बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड के थे। बाकी और वीडियोस में हम पंजाब के डिफरेंट बोर्ड जो है रह गए हैं उनके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो और भी हैं तकरीबन एक दो और लेक्चर होंगे इसमें। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।